Hello dear students, how are you all? Hope you all are doing very good. Today students, we are going to start our 15th chapter of class 8, which is about some natural phenomena. Okay, let's start it. So a natural phenomena is not a man-made event. Examples including sunrise, weather, biological processes, physical processes, tidal flow, and natural disasters such as electromagnetic pulses, volcanic eruptions, earthquakes. These phenomena cause a great damage to life and property. Lightning and earthquakes are the main destructive nature's phenomena. So student, what they're saying is कि कोई भी natural phenomena man-made event नहीं होता है. Example, sunrise, weather, biological processes, physical processes, tidal flow, natural disaster जैसे कि electromagnetic pulses, volcanic eruption, earthquake, ये सभी क्या है natural phenomena है. ये man-made event नहीं है. ये कोई भी human being person के through बनाए गए नहीं है. अब ये फिनोमिना लाइफ एंड प्रॉपर्टी दोनों को ही काफ़ी डैमेज करते हैं. लाइटनिंग एंड अर्थक्वेक मेन डिस्ट्रक्टिव नेचर्स फिनोमिना है. लाइटनिंग को ऑब्जर्व किया जाता है एज अ ब्राइट स्ट्रीक ऑफ लाइट ड्यूरिंग अ थंडरस्टॉर्म. जब एक थंडरस्टॉर्म आता है तो एक ब्राइट सी स्ट्रीक ऑफ लाइट आप स्काई में ऑब्जर्व करते हैं, दैट इज कंसिडर्ड टू बी लाइटनिंग. लाइटनिंग हमेशा अपने साथ साउंड ऑफ थंडर लेके आती है. एंड जो ट्रांसफर होता है चार्ज का फ्रॉम क्लाउड्स टू द अर्थ और फ्रॉम क्लाउड टू क्लाउड, दैट इज कॉल्ड लाइटनिंग. इन 1752 में एक अमेरिकन साइंटिस्ट है बेंजामिन फ्रैंकलिन, जिन्होंने ये डिस्कवर किया था कि एक इलेक्ट्रिक चार्ज होता है क्लाउड्स के बीच में जो ये स्पार्क को प्रोड्यूस करता है. एंड ये इलेक्ट्रिक स्पार्क जो क्लाउड्स के बीच में होता है एंड अर्थ क्लाउड्स एंड अर्थ के बीच में होता है, वही एज अ लाइटनिंग अपीयर होता है. सो बिफोर स्टडी द लाइटनिंग को समझने से पहले हम कुछ टर्म्स को समझेंगे लाइक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, टाइप्स ऑफ चार्जेस एक्सेट्रा. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द टर्म स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. So about 2500 years ago, एक ग्रीक नेम्ड थेस थे जिन्होंने क्या ऑब्जर्व किया था कि जब एक पीस ऑफ एम्बर को रब किया जाता है फर के साथ, वो छोटे छोटे फेदर्स के पीसेस को अपने टूवर्ड्स अट्रैक्ट करने लगता है, जैसे कि स्ट्रॉ, लीव्स एंड डस्ट वगैरह, इन सभी चीज़ों को वो अट्रैक्ट करने लगता है. आज के टाइम पे हमको पता है बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स है जैसे कि प्लास्टिक, ग्लास, हार्ड रबर एक्सेट्रा, ये भी सेम इफेक्ट को शो करते हैं. एंड आप इन्हें बहुत केयरफुली ऑब्जर्व कर भी सकते हो. आप क्या करो, एक इन्फ्लेटेड बलून को वुलन क्लोज के साथ रब करो एंड उसको फिर एक अपने रूम की वॉल के साथ क्लोज लेके जाओ, तो वो बलून उस वॉल पे स्टिक हो जाएगा. आपने कभी देखा होगा क्रैकलिंग साउंड प्रोड्यूस होती है, आपने सुनी होगी जब आप अपने सिंथेटिक वुलन क्लोज को क्या टेक ऑफ उतारते हो तो आपको क्रैकलिंग साउंड प्रोड्यूस होती हुई वहाँ पे दिखाई देती है ना, सुनाई देती है. सो व्हेन जब मटीरियल इस तरीके से बिहेव करते हैं जैसे कि एक बलून या सिंथेटिक फैब्रिक्स बिहेव कर रहे हैं ऑन रबिंग, इनको कहा जाता है कि इलेक्ट्रिकली चार्ज ऑब्जेक्ट्स हैं. इलेक्ट्रिकल चार्जेस जो इन बॉडीज के ऊपर होते हैं ये कॉन्टिन्यूसली फ्लो नहीं कर सकते एंड अपने सरफेस पे बाउंडेड रहते हैं, इसीलिए इसको स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है. देन टाइप्स ऑफ चार्जेस एंड द इंटरेक्शन. अब कितने टाइप्स के चार्जेस हैं, उनका क्या इंटरेक्शन है. सो अकॉर्डिंग टू बेंजामिन फ्रैंकलिन, दो टाइप्स के इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं, दैट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज. पॉजिटिव चार्ज को हम प्लस साइन के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं एंड नेगेटिव चार्ज को हम माइनस साइन के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं. नाउ यहाँ पे दे हैव गिवन एन एक्टिविटी बिफोर स्टार्टिंग विद टाइप्स ऑफ चार्जेस. तो इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए आपको पहले दो इन्फ्लेटेड बलून्स लेने हैं एंड इन दोनों बलून्स को इस तरीके से हैंग करना है कि ये दोनों एक दूसरे को टच ना करें. ओके, समवॉट लाइक दिस. फिर उसके बाद आपको इन दोनों बलून्स को वुलन क्लोथ के साथ रब करना है, रिलीज कर देना है एंड एट लास्ट आप क्या नोटिस करोगे कि ये एक दूसरे से क्या अवे दे आर मूविंग ईच अदर, ये एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं. तो ये क्या शो कर रहा है कि इनके ऊपर सेम चार्ज आ गया है एंड ये प्रूव करता है कि दे मूव फ्रॉम ईच अदर. ये जो एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं इस तरीके से, ये क्या शो करता है कि इनके ऊपर सेम चार्जेस क्या एक्वायर हुए हैं जिसकी वजह से दे आर रेपलिंग ईच अदर, राइट. अब एक और एक्टिविटी दे हैव गिवन टू अस. तो इस एक्टिविटी के लिए आपको क्या एक पेन की रिफिल लेनी है, उसको एक पॉलिथीन के साथ रब करना है. देन आप इसको रिफिल को एक टम्बलर में डालेंगे यूजिंग इट एज अ स्टैंड आप इसको यूज करके, ठीक है. फिर उसके बाद आपको क्या एक और रिफिल को रब करना है पॉलिथीन बैग के साथ एंड उसको प्रीवियस वाली रिफिल के क्लोज लेकर आएंगे. एट लास्ट आप क्या नोटिस करोगे कि ये दोनों एक दूसरे को रेपल कर रही है, ठीक है. नाउ अगेन लेट्स डू अनदर एक्टिविटी. अब इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है, चार्ज बॉडीज जो कि दो डिफरेंट मटेरियल्स की हैं उनको आपको लेना है. लेट्स से आपने क्या लिया, एक इन्फ्लेटेड बलून जिसको आपने वुलन क्लोज के साथ रब किया था, आप उसको उस रिफिल के क्लोज लेकर आ रहे जिसको आपने अभी चार्ज किया है बाय रबिंग इट विद पॉलिथीन. तो आप क्या नोटिस करोगे कि दोनों एक दूसरे के क्लोज मूव करेंगी या फिर दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी, राइट. चलें, सो ये तीन एक्टिविटीज क्या कंक्लूड करती हैं कि एक चार्ज बलून जो है
क्या कर रहा है, दूसरे चार्ज बलून को अपने से रेपेल कर रहा है। एक चार्ज रिफिल जो है वो दूसरे चार्ज रिफिल को अपनी तरफ से रेपेल कर रही है, दूर भाग रही है। एंड एक चार्ज बलून जो है एक चार्ज रिफिल को अट्रैक्ट कर रहा है, जो कि क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि जो बलून पे चार्ज है वो डिफरेंट है फ्रॉम द चार्ज ऑन द रिफिल, एंड दैट इज व्हाई दे अट्रैक्ट ईच अदर। सो इन एक्टिविटीज से हमने क्या क्या कंक्लूड करा, द इलेक्ट्रिकल चार्जेज ऑन अ ग्लास रॉड पे जो इलेक्ट्रिकल चार्जेस हैं, जब इनको आप सिल्क लो के साथ रब करेंगे ये आपके पॉजिटिव चार्ज कंसिडर किए जाएंगे। एंड जो इलेक्ट्रिकल चार्ज आपके इबोनाइट रॉड पे है, जिनको आप पर्ल, वुल या फ्लानल के साथ अगर रब करते हैं, दैट इज कंसिडर टू बी नेगेटिव चार्ज। ओके, देन ट्रांसफर ऑफ चार्ज। अब ट्रांसफर यानी कि चार्जेस का ट्रांसफर कैसे होता है। सो इलेक्ट्रिक चार्जेस को आप एक चार्ज ऑब्जेक्ट से दूसरे अनचार्ज ऑब्जेक्ट पे ट्रांसफर कर सकते हैं, ओके, एक मेटल कंडक्टर के थ्रू। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए लेट्स परफॉर्म एन एक्टिविटी। सो फर्स्टली यू नीड टू टेक एन एम्प्टी जैम बॉटल। आपको एक खाली यानी कि एम्प्टी जैम बॉटल लेनी है एंड एक कार्डबोर्ड लेना है जो कि थोड़ा सा बिगर होना चाहिए साइज में। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, उसको प्लेस करना है उस बॉटल पियर यानी कि जो होल होता है बॉटल का, वहाँ उसके ऊपर आपको उस कार्डबोर्ड को प्लेस करना है सो दैट जो मेटल पेपर क्लिप है वो इंसर्ट करी जा सके, समवॉट लाइक दिस दे हैव शोन इन दिस पिक्चर। फिर उसके बाद आपको दोनों एल्यूमिनियम की जो स्ट्रिप्स हैं उनको कट करनी है एंड उनको पेपर क्लिप पे हैंग करना है। फिर अब आप क्या करेंगे, रिफिल को चार्ज करेंगे एंड उसको उस पेपर क्लिप के साथ, उसके पेपर क्लिप के एक एंड के साथ टच करेंगे। आप उस इफेक्ट को फॉइल स्ट्रिप्स पे देख सकते हैं कि स्ट्रिप्स जो है वो एक दूसरे से अवे यानी कि दूर भाग रही हैं, यानी कि वो एक दूसरे को रेपेल कर रही हैं। एल्यूमिनियम फॉइल स्ट्रिप्स जो है सेम चार्ज को रिसीव करती हैं फ्रॉम द चार्ज रिफिल थ्रू द पेपर क्लिप, एंड एज यू नो क्योंकि सेम चार्जेस एक दूसरे को रेपेल करते हैं इसीलिए फॉइल स्ट्रिप्स जो है वो थोड़ा वाइट हो जाएंगी। एंड ऐसी डिवाइस जिसको आप यूज कर सकते हैं इस चीज को टेस्ट करने के लिए वेदर एन ऑब्जेक्ट इज चार्ज और नॉट, दैट डिवाइस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्कोप। ठीक है, ऑल्सो ऑब्जर्व द पोजिशन ऑफ एल्यूमिनियम फॉइल स्ट्रिप। अब आप दोबारा से एल्यूमिनियम फॉइल स्ट्रिप्स की पोजीशन को ऑब्जर्व करेंगे। अगर आप पेपर क्लिप को टच करते हैं ये दोबारा से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएंगी, एंड अगर आप इसको फॉइल स्ट्रिप्स को रिपीटेडली चार्ज अप करेंगे एंड पेपर क्लिप के साथ टच करेंगे तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि फॉइल स्ट्रिप्स जो हैं दे कम बैक देयर टू देयर ओरिजिनल स्टेट। अब ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज फॉइल स्ट्रिप्स ने अपने चार्ज को लूज कर दिया टू द अर्थ थ्रू द बॉडी। एंड ये जो प्रोसेस होता है जहाँ पे चार्ज को एक चार्ज बॉडी से अर्थ में क्या किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है, इस प्रोसेस को अर्थिंग कहा जाता है। अर्थिंग हाउस होल्ड सर्किट्स में प्रोवाइड करी जाती है आपके इलेक्ट्रिकल शॉक से आपको आपके घर के डिवाइसेस को प्रोटेक्ट करने के लिए ड्यू टू लीकेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। नाउ नेक्स्ट टॉपिक विच वी हैव इज लाइटनिंग। लाइटनिंग इज एन इलेक्ट्रिक स्पार्क ऑन ह्यूज स्केल। एक बहुत बड़े स्केल पे जो इलेक्ट्रिक स्पार्क हम ऑब्जर्व करते हैं इन द स्काई दैट इज लाइटनिंग। फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग रेन, जब बारिश होती है तो एयर करंट जो है वो अपवर्ड्स यानी कि ऊपर की तरफ मूव करते हैं, एंड वाटर ड्रॉपलेट्स ऑल्सो किस फॉर्म में, रेन की फॉर्म में, है ना, सॉरी, फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग रेन के टाइम पे एयर करंट्स अपवर्ड्स ऊपर की तरफ मूव करते हैं एंड जो वाटर ड्रॉपलेट्स है वो रेन की फॉर्म में नीचे की तरफ मूव करती हैं। अब ये कब होता है, जब क्लाउड्स पे एक्यूमुलेशन होने लगता है चार्जेस का। ऑन अ स्टॉर्मी डे पे जो लार्ज पार्टिकल्स है क्लाउड्स के वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस को गैदर कर लेते हैं। एंड एज यू नो क्लाउड्स में क्या होते हैं, बहुत सारे स्मॉल एंड लार्ज क्या होते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं। सो इस वजह से जो स्मॉल वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो पॉजिटिव चार्जेस को एक्वायर करती हैं एंड क्लाउड्स के अपवर्ड रीजन्स के टूवर्ड्स मूव करेंगी, एंड वहीं जो लार्जर वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो नेगेटिव चार्ज को एक्वायर करके डाउनवर्ड्स मूव करेंगे, राइट। अभी जो रैपिड फ्लो है चार्जेस का थ्रू द एयर बिटवीन द टू ऑपोजिटली चार्ज क्लाउड दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज और लाइटनिंग। सो अब जब दो क्लाउड्स जिनके ऊपर चार्ज है वो एक दूसरे के क्लोज आते हैं, एक डिस्चार्ज होता है वहाँ पे एक स्मॉल एयर गैप के थ्रू बिटवीन द क्लाउड्स, एंड जो डिस्चार्ज होता है इसमें क्या काफ़ी ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट, साउंड एंड लाइट भी प्रोड्यूस होती है। एंड जो क्लाउड्स आपके लोअर एंड पे होंगे वो बिल्डिंग्स एंड ट्रीज को चार्ज कर देते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ इंडक्शन, एंड इस तरीके से चार्ज करते हैं कि ये ऑपोजिट चार्ज एक्वायर करता है विद रिस्पेक्ट टू क्लाउड्स, एंड ड्यू टू दिस हैवी फ्लो ऑफ चार्ज अकर्ड बिटवीन बिल्डिंग्स एंड क्लाउड्स, एंड दिस हैवी फ्लो कैन डैमेज सेवरल बिल्डिंग्स। एंड ये जो हैवी फ्लो डिस्चार्ज है ये सेवरल बिल्डिंग्स को क्या डैमेज कर सकता है, एंड ये जो क्लाउड से अर्थ में फ्लो ऑफ चार्ज होता है इसी को लाइटनिंग कहा जाता है। ये लाइटनिंग काफ़ी हार्मफुल होती है एज वेल एज इसके कुछ सर्टेन एडवांटेजेस भी होते हैं। सो पहले डिसएडवांटेजेस देखते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या हैं कि लाइटनिंग जो है लाइफ एंड प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय कर सकती है, दैट मीन्स इट कुड बी
फेटल। नेक्स्ट इज एडवांटेजेस। लाइटनिंग के एडवांटेजेस क्या हैं कि ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कंबाइन करती है हाइड्रोजन के साथ टू फॉर्म अमोनिया, जो कि एक इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स का। देन इसके थ्रू ऑक्सीजन एंड ओजोन का भी कॉम्बिनेशन अलाउड होता है, जो कि सोलर रेडिएशंस को क्या प्रोटेक्ट करता है एंड अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को अर्थ सरफेस पे आने से प्रिवेंट करता है। ओके चलो नेक्स्ट इज लाइटनिंग सेफ्टी। अब लाइटनिंग सेफ्टी को डिस्कस करते हैं। सो व्हेन लाइटनिंग स्ट्राइक्स अर्थ, अब जब लाइटनिंग अर्थ को स्ट्राइक करती है वो एक्सट्रीमली डेंजरस हो सकती है। लाइटनिंग ऑफर क्या करती है, टॉल बिल्डिंग्स, ज़्यादातर जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, ट्रीज हैं, उनको स्ट्राइक करती है। सो ड्यूरिंग लाइटनिंग एंड थंडरस्टॉर्म कोई भी ओपन प्लेस आपका सेफ नहीं होता है। एक पर्सन को अलर्ट रहना चाहिए एंड कुछ मेजर्स लेने चाहिए खुद को सेफ रखने के। नंबर 1, हेयरिंग थंडर। अगर आपको थंडर सुनने को मिल रहा है वो अपना आप में एक अलर्ट है कि आपको एक सेफर प्लेस में रश करना चाहिए। ड्यूरिंग अ थंडरस्टॉर्म, थंडरस्टॉर्म के दौरान आपको वेट करना चाहिए जब तक आपको एक फ्लैश ऑफ लाइटनिंग नहीं दिखता है ना। अगर आप स्लोली काउंट करना स्टार्ट करें तो स्टॉर्म रफली 1 किलोमीटर अवे होती है फ्रॉम एवरी काउंट ऑफ 3। एंड अगर आपको लाइटनिंग देखने को मिलता है ना, थंडर भी आप सुन रहे हो, जस्ट अबाउट सेम मोमेंट, एक ही मोमेंट पे आपको लाइटनिंग एंड थंडर दोनों देखने को मिला है, तो स्टॉर्म जो है दैट शुड बी अप्रोचिंग अबव यू। ओके एंड आफ्टर हियरिंग द लास्ट थंडर सुनने के बाद आपको कुछ टाइम के लिए वेट करना है बिफोर कमिंग आउट ऑफ द सेफ प्लेस। एंड एक बिल्डिंग इन हाउस जो है सेफ प्लेस होता है, सो आपको हमेशा क्या एक लाइटनिंग के दौरान घर के अंदर सेफली रहना चाहिए। नाउ डूज एंड डोंट्स ड्यूरिंग अ थंडरस्टॉर्म। एक थंडरस्टॉर्म के दौरान क्या क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सो आउटसाइड अ हाउस, अगर आप घर के बाहर हैं, सो ड्यूरिंग अ लाइटनिंग के दौरान एक ओपन प्लेस कभी भी सेफ नहीं होता है, वहाँ पे करंट डिस्चार्ज हो सकता है राइट ओवर योर हेड और बॉडी। ठीक है, डू नॉट सिट ऑन और अंडर ओपन व्हीकल्स। कभी भी क्या ओपन व्हीकल्स के ऊपर या उसके नीचे आपको नहीं बैठना चाहिए, लाइक अ मोटर बाइक, स्कूटर एंड ऑल्सो ओपन कार। देन कभी भी आप टॉल ट्रीज या टॉल बिल्डिंग्स के नीचे नहीं खड़े होंगे। अम्ब्रेलास कैरी नहीं करने चाहिए। डोंट लाई ऑन द ग्राउंड। ओके, मेटल वायर, टेलीफोन कॉर्ड, इलेक्ट्रिकल वायर, इन सभी के साथ कॉन्टैक्ट अवॉइड करना है, बिकॉज ये इलेक्ट्रिक चार्जेस डिस्चार्ज कर सकते हैं, कंडक्ट कर सकते हैं। एंड आपको पोल्स या किसी भी मेटल ऑब्जेक्ट से थोड़ा दूर रहना चाहिए ड्यूरिंग अ थंडरस्टॉर्म। देन इनसाइड द हाउस, अब थंडरस्टॉर्म के दौरान अगर हम घर के अंदर है तो हमें क्या करना चाहिए एंड क्या नहीं। तो लाइटनिंग जो है टेलीफोन कॉर्ड, इलेक्ट्रिकल वायर एंड मेटल पाइप को स्ट्राइक कर सकती है, इसलिए ड्यूरिंग अ थंडरस्टॉर्म आपको इन सभी चीज़ों के साथ कॉन्टैक्ट्स को क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। ओके चलो, इट इज सेफर टू यूज मोबाइल फोन। आप कॉर्डलेस फोन या मोबाइल फोन यूज कर सकते हैं, दैट इज सेफ टू यूज। बेदिंग, नहाना नहीं चाहिए, इसको आपको अवॉइड करना है थंडरस्टॉर्म के दौरान। ओके क्या रनिंग वाटर के साथ जो कॉन्टैक्ट है वो हमें अवॉइड करना चाहिए। इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस जो होते हैं लाइक कंप्यूटर, टीवी, इनको आप अनप्लग कर दीजिए। इलेक्ट्रिकल लाइट्स जो है वो आप ऑन रख सकते हैं, बिकॉज इसमें कोई हार्म नहीं होता है। ओके, बिल्डिंग्स को डैमेजिंग इफेक्ट से प्रोटेक्ट करने के लिए, लाइटनिंग के डैमेजिंग इफेक्ट से प्रोटेक्ट करने के लिए कंडक्टर्स का यूज किया जा सकता है। नाउ व्हाट इज लाइटनिंग कंडक्टर? लाइटनिंग कंडक्टर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट अ बिल्डिंग फ्रॉम द इफेक्ट्स ऑफ लाइटनिंग। लाइटनिंग कंडक्टर एक ऐसी डिवाइस है जिसको लाइटनिंग के डैमेजिंग इफेक्ट से प्रोटेक्ट करने के लिए बिल्डिंग्स पे यूज किया जाता है। ठीक है, लाइटनिंग कंडक्टर आपका एक थिक स्ट्रिप ऑफ मेटल से बना है, यूजुअली कॉपर से। एंड इस लाइटनिंग कंडक्टर का जो टॉप एंड है वो एक शार्प स्पाइक की तरह पॉइंटेड होता है, एंड इसको हम बिल्डिंग के हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर प्लेस करते हैं। इसी मेटल स्ट्रिप का जो लोअर एंड है वो आप एक मेटल प्लेट के साथ ज्वाइन करते हैं, एंड उसको ग्राउंड में डीप अंडर द ग्राउंड बरीड किया जाता है या फिर नियर द बेस ऑफ द बिल्डिंग। ठीक है, इफ लाइटनिंग स्ट्राइक, अगर लाइटनिंग स्ट्राइक होती है तो वो क्या करेगा, लाइटनिंग कंडक्टर के टॉप को हिट करेगा, है ना, रादर देन द बिल्डिंग पे नहीं आएगा, उसी कंडक्टर के टॉप पे हिट kरेगा। इलेक्ट्रिक एनर्जी जो लाइटनिंग की है वो इस मेटल स्ट्रिप के थ्रू पास होगी एंड सेफली ग्राउंड के अंदर जाकर डिस्चार्ज हो जाएगी थ्रू द बरीड मेटल प्लेट। ओके, आप लाइटनिंग कंडक्टर्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं, बहुत सारी जो टॉल बिल्डिंग्स, फैक्ट्री, चिमनीज होती हैं उन पे इनको फिक्स किया जाता है। लाइटनिंग कंडक्टर्स को भी बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ही क्या किया था, इन्वेंट किया था। ओके, now next topic which we have is earthquakes. Earthquakes क्या है? Earthquake is a sudden shaking or trembling of the earth that lasts for a very short time. Earthquake एक sudden shaking या हमारे अर्थ सरफेस की ट्रेवलिंग है जो कि बहुत ही शॉर्ट टाइम पीरियड में लास्ट हो जाती है, खत्म हो जाती है। अर्थक्वेक क्या है? ये अर्थक्वेक हमारे रॉक्स जो कि हमारे अर्थ क्रस्ट के डीप इनसाइड है, उन रॉक्स के जो वायलेंट मूवमेंट्स होते हैं उनकी वजह से अर्थक्वेक आता है। अर्थक्वेक जो है इमेंस डैमेज कॉज कर सकता है हाउसेस को, अदर बिल्डिंग, ब्रिजेस, डैम एंड पीपल ऑल्सो। बहुत सारे लोग हैं जो क्या दे गेट किल्ड व्हेन दे गेट बरीड
under the debris of collapsed houses and other buildings during an earthquake. एक earthquake के दौरान बहुत सारे लोग हैं जो मर जाते हैं, ठीक है, किसके नीचे दब के? जो collapsed houses होते हैं, buildings होते हैं, उनके नीचे दब के they all die. Earthquakes आपके flood, landslide और tsunamis को भी cause कर सकता है. एक मेजर earthquake था जो हमारे इंडिया में 26 जनवरी 2001 में अकर हुआ था इन द भुज डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात. ओके, चलो उसके बाद एक और मेजर अर्थक्वेक था जो कि 8 अक्टूबर 2005 में आया था उरी एंड तांगदर टाउन्स ऑफ नॉर्थ कश्मीर में. काफ़ी लॉस होता है ह्यूमन लाइफ एंड प्रॉपर्टी का, एंड इस दोनों अर्थक्वेक से भी काफ़ी लॉस हुआ था ह्यूमन लाइफ एंड प्रॉपर्टी का. एक मेजर सुनामी थी जो इसी अर्थक्वेक की वजह से हुई थी हमारे इंडियन ओशन में ऑन 26 दिसंबर 2004. जितने भी कोस्टल एरियाज इंडियन ओशंस के अराउंड थे, दे ऑल सफर्ड ह्यूज लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी ड्यूरिंग दिस सुनामी. ओके, चलो नाउ इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड व्हाई अर्थक्वेक्स अकर, अब इसे समझने के लिए कि अर्थक्वेक्स क्यों होते हैं, आपको सबसे पहले हमारे अर्थ के इनर स्ट्रक्चर को समझना है. इनसाइड द अर्थ यानी कि अर्थ के अंदर क्या है. सो अर्थ का जो इनसाइड स्ट्रक्चर है वो 3 लेयर्स से बना है, दैट इज कोर, मेंटल एंड क्रस्ट. ओके, कोर क्या है? कोर हमारे अर्थ की इनर मोस्ट पार्ट होता है, एंड अर्थ का जो कोर है वो मोस्टली आयरन से बना है. अर्थ का कोर एक्सट्रीमली हॉट होता है बिकॉज मोस्ट ऑफ द अर्थ कोर, जिसको आप आउटर कोर कहते हैं, वो लिक्विड यानी कि मोल्टन आयरन होता है, जहाँ पे जो हमारा इनर पार्ट है कोर का, इनर कोर, वो अंडर हाई प्रेशर होता है, दैट इट इज सॉलिड. नेक्स्ट मेंटल. अब हमारे अर्थ का जो सेंट्रल रीजन होता है बिटवीन द कोर एंड क्रस्ट, उसको मेंटल कहा जाता है. मेंटल आप हमारे अर्थ की मिडिल लेयर है. मेंटल मोस्टली डेंस सॉलिड रॉक्स का बना है. कुछ मेंटल है जो सॉलिड रॉक, हॉट मोल्टन रॉक एंड लिक्विड रॉक्स लाइक द लावा फ्रॉम अ वोल्केनो, इनका मिक्सचर है ना. एंड जो हमारे अर्थ की कोर से हीट आती है वो हमारे मेंटल को वार्म अप कर देती है. थर्ड लेयर इज क्रस्ट. अब अर्थ की जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है उसे क्रस्ट कहा जाता है. अर्थ का जो क्रस्ट है वो कंपैरेटिवली लाइटर रॉक से बना है देन दैट ऑफ मेंटल. ओके, एंड जो अर्थ का क्रस्ट है वो थिक होता है जहाँ पे लैंड या कॉन्टिनेंट्स है. अर्थ का जो क्रस्ट ओशन के अंदर आता है वो थिनर होता है, एंड जो क्रस्ट ऑफ अर्थ है वो बहुत सारे बड़े बड़े पीसेस से बना है ऑफ फ्लैट रॉक. हर एक पीस अर्थ क्रस्ट का प्लेट कहलाता है, एंड जो अर्थ की प्लेट जिस पे कॉन्टिनेंट्स एग्जिस्ट करते हैं उनको कॉन्टिनेंटल प्लेट्स कहा जाता है. वेराज दोज प्लेट, जबकि वो प्लेट्स अर्थ की जहाँ पे ओशंस एग्जिस्ट करते हैं उनको ओशनिक प्लेट्स कहा जाता है. ठीक है, अब अर्थक्वेक्स कब आते हैं? जब हमारे अर्थ क्रस्ट की जो ये प्लेट्स है ना, ये मूव करती हैं, या तो दे slightly past one another or they collide with one another. Now let us know about them in detail. First of all, the plates of the earth crust. जो हमारे earth crust की plates है वो क्या बड़े बड़े rocks से बनी है जिनके rough edges होते हैं. अब जब दो huge plates, जब दो बड़ी बड़ी plates earth crust की एक दूसरे के against slide करती हैं तो एक दूसरे को rub करती हैं, है ना, ferociously, and जो rock है उनके edges पे वो क्या हो जाते हैं, आपस में entangle हो जाते हैं. अब इन रॉक्स के एंटैंगमेंट की वजह से इनके एजेस पे दोनों क्रस्ट प्लेट जो हैं वो क्या थोड़े टाइम के लिए मूव करना स्टॉप कर देती हैं, जिसकी वजह से उन दोनों ही प्लेट्स ऑफ क्रस्ट के बीच में एक प्रेशर बिल्डअप होने लगता है. अब जब ये दोनों क्रस्ट प्लेट्स के जो एंटैंगल रॉक्स हैं ये सडनली ओपन होते हैं तो ये एक बहुत बड़े बिग जोल्ट के साथ ओपन होते हैं, एंड अर्थक्वेक वहाँ पे अकर होता है, रिलीजिंग अ ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी. ये जो सडन रिलीज है ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी का, ये शॉक वेव्स, जिस सीस्मिक वेव्स प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से अर्थ हमारा शेक करने लगता है. एंड आफ्टर द अर्थक्वेक के बाद जो हमारे अर्थ क्रस्ट की प्लेट है वो दोबारा से मूव करना स्टार्ट कर देती है, एंड तब तक मूव करती है जब तक वो दोबारा एंटैंगल नहीं हो जाती. नाउ व्हेन द टू प्लेट्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट, अब जब हमारे अर्थ क्रस्ट की दो प्लेट्स क्या ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हैं तो वो एक दूसरे के साथ कोलाइड कर जाती हैं, है ना, हेड ऑन. एंड जो इन दोनों क्रस्ट प्लेट के एंड्स होते हैं वो बकल करते हैं एंड न्यू माउंटेन्स वहाँ पे फॉर्म कर लेते हैं, जिसकी वजह से अर्थक्वेक्स आते हैं. एक ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है जब दो प्लेट्स, दो ह्यूज प्लेट्स हमारे अर्थ क्रस्ट पे कोलाइड करते हैं विद ईच अदर, एंड ये ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी की वजह से शॉक वेव्स सेंड होते हैं जिनको सीस्मिक वेव्स कहा जाता है थ्रू आउट द अर्थ. अब ये शॉक वेव्स जैसे अर्थ सरफेस पे आती हैं, ग्राउंड हमारा शेक करना स्टार्ट कर देता है वॉलिडली, एंड इसी शेकिंग ऑफ ग्राउंड को कहा जाता है या फील किया जाता है एज एन अर्थक्वेक. नाउ सीस्मिक जोन्स और फॉल्ट जोन. सो जो हमारे अर्थ क्रस्ट के वीक जोन्स है जो ज्यादा प्रोन होते हैं टू द अर्थक्वेक, दे आर कॉल्ड सीस्मिक जोन्स और फॉल्ट जोन, यानी कि यहाँ पे अर्थक्वेक आने के ज्यादा चांसेस होते हैं ये वीक जोन में.
मेजर अर्थक्वेक, जो मेजर अर्थक्वेक इन वेल डिफाइंड सीस्मिक जोन्स में आते हैं उनको अर्थक्वेक बेल्ट कहा जाता है। सीस्मिक जोन जो है ह्यूज मोबाइल पीसेस जो है हमारे अर्थ क्रस्ट के, जिन्हें आप प्लेट्स कहते हैं, उनके एजेस को मार्क करता है। इंडिया में वो एरियाज जो ज़्यादा थ्रेटेंड है बाय द अर्थक्वेक्स, दैट इज कश्मीर, वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालयाज, द होल ऑफ नॉर्थ ईस्ट, रण ऑफ कच्छ, राजस्थान एंड इंडो गैंगटिक प्लेट, एंड कुछ एरियाज हैं साउथ इंडिया के भी जो भी अर्थक्वेक डेंजर जोन में आते हैं। नेक्स्ट है सीस्मोग्राफ। सीस्मोग्राफ क्या है? अर्थक्वेक ट्रेमर्स, जो अर्थक्वेक के ट्रेमर्स हैं वो कुछ शॉक वेव्स प्रोड्यूस करते हैं जिनको सीस्मिक वेव्स कहा जाता है। एंड शॉक वेव्स जो हैं थ्रू आउट द अर्थ पूरी सभी डायरेक्शंस में ट्रैवल करती हैं एंड तब जाके हमारे अर्थ सरफेस पे भी रीच करती हैं। सीस्मोग्राफ एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू हम अर्थक्वेक के मैग्नीट्यूड को मेजर कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ द शॉक वेव्स इट प्रोड्यूसेस। ठीक है, सीस्मोग्राफ शॉक वेव्स जो कि एक अर्थक्वेक के थ्रू प्रोड्यूस हुई है, उस शॉक वेव्स को क्या करता है? डिटेक्ट करता है एंड उस शॉक वेव्स को रिकॉर्ड भी करता है एक पेपर पे, किस फॉर्म में? ग्राफ की फॉर्म में। एंड सीस्मोग्राफ को हम सीस्मोमीटर भी कहते हैं। नाउ वर्किंग ऑफ अ सीस्मोग्राफ। अब सीस्मोग्राफ कैसे वर्क करता है? तो जब एक अर्थक्वेक अकर करता है तो अर्थ हमारा शेक करना स्टार्ट करता है, जिसकी वजह से सीस्मोग्राफ का जो बेस है जो अर्थ के साथ फिक्स होता है वो भी शेक करना शुरू कर देता है। लेकिन जब फ्रीली सस्पेंडेड हैवी वेट एंड जो पेन हमने के साथ अटैच किया है वो शेक नहीं करता ड्यूरिंग द अर्थक्वेक, वो स्टेशनरी पोजीशन में रहते हैं। एंड जो ग्राफ पेपर आपने रोटेटिंग ड्रम के ऊपर है वो शेक करता है विद द शेकिंग अर्थ, एंड जो पेन उसके साथ अटैच है सस्पेंडेड वेट के साथ, वो उन वाइब्रेशंस को रिकॉर्ड करेगा जो कि अर्थक्वेक के थ्रू प्रोड्यूस हो रही है। ग्राफ पेपर पे उसको रिकॉर्ड किया जाएगा जो कि उसके अंदर मूव करेंगे। अब पेन क्या करता है? पेन उनको ट्रेस करता है उनके रिलेटिव मूवमेंट की वजह से बिटवीन द शेकिंग ऑफ द अर्थ एंड द स्टेशनरी सस्पेंडेड हैवी वेव, एंड ये जो ट्रेस होता चला जाएगा ग्राफ पेपर पे, यही हमारे अर्थक्वेक को रिकॉर्ड करेगा। एंड जो सीस्मोग्राफ रिकॉर्ड है उसको आप सीस्मोग्राम कहते हैं। सीस्मोग्राफ की स्टडी को मतलब जब हम जो सीस्मोग्राफ ने अर्थक्वेक को रिकॉर्ड किया है उसको जब स्टडी किया जाएगा, है ना, जो आपकी वेरियस सीस्मिक स्टेशंस पे प्रोड्यूस हो रही है, उसके थ्रू साइंटिस्ट एक कंप्लीट मैप बना सकते हैं अर्थक्वेक का। ठीक है, जिसमें पता चलेगा कि वो अर्थक्वेक का फोकस कहाँ था, एपिसेंटर कहाँ था, मैग्नीट्यूड एंड ड्यूरेशन, एवरीथिंग दे कुड डिटरमाइन। नेक्स्ट इज रिचर स्केल। सो द मैग्नीट्यूड और इंटेंसिटी ऑफ एन अर्थक्वेक इज एक्सप्रेस्ड ऑन द रिचर स्केल। अब एक अर्थक्वेक के मैग्नीट्यूड और इंटेंसिटी को रिचर स्केल पे एक्सप्रेस किया जा सकता है। रिचर स्केल एक सीरीज ऑफ नंबर्स है फ्रॉम 1 to 12 जिसको एक अर्थक्वेक के मैग्नीट्यूड या साइज को एक्सप्रेस करने के लिए यूज किया जाता है। सो एक ऐसा अर्थक्वेक जिसका मैग्नीट्यूड 1.5 आता है ऑन द रिचर स्केल, वो सबसे स्मॉलेस्ट अर्थक्वेक है जिसको हम फील कर सकते हैं। अब वो अर्थक्वेक जिसका मैग्नीट्यूड 2 है वो 10 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होता है एज एन अर्थक्वेक ऑफ मैग्नीट्यूड 1। आने का अर्थक्वेक जिसका मैग्नीट्यूड 3 आएगा ऑन द रिचर स्केल वो 100 टाइम्स स्ट्रॉन्ग होगा उस मैग्नीट्यूड के कंपैरिजन में जिसका मैग्नीट्यूड उस अर्थक्वेक के कंपैरिजन में जिसका मैग्नीट्यूड 1 था ऑन द सेम स्केल। एंड एक अर्थक्वेक जिसका मैग्नीट्यूड 6 होगा ऑन द रिचर स्केल वो 1000 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होगा देन एन अर्थक्वेक ऑफ मैग्नीट्यूड 4। एक अर्थक्वेक जिसका मैग्नीट्यूड 6 होगा ऑन रिचर स्केल वो 1000 टाइम मोर डिस्ट्रक्टिव होता है देन एन अर्थक्वेक ऑफ मैग्नीट्यूड 1। Now protection against earthquakes. अब against earthquake क्या क्या protection measures है? So as we know earthquakes highly destructive होते हैं and इनको predicted नहीं किया जा सकता, यानी कि predetermine नहीं किया जा सकता। इसीलिए कुछ precautions लेना ज़रूरी है खुद को all the time protect करने के लिए। कुछ important precautions हैं जिनको हम ले सकते हैं। जो भी लोग seismic zones में रहते हैं वहाँ के लोग इन precautions को क्या undertake कर सकते हैं for the protection against earthquake। ओके, नंबर 1, ऑल द हाउसेज, जितने भी हाउसेज और बिल्डिंग सीस्मिक जोन में बनाए जाते हैं उनको डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्ट इस तरीके से किया जाना चाहिए कि वो मेजर अर्थक्वेक ट्रैमर पे विथस्टैंड कर सके। हाईली सिस्मिक एरियाज जो होते हैं वहाँ पे यूज़ ऑफ मड एंड टिम्बर, ठीक है, मड एंड टिम्बर यानी कि वुड का यूज़ जो है हाउसेज बनाने के लिए वो ज़्यादा बेटर है देन हैवी कंस्ट्रक्शन मटीरियल। ठीक है, हाउसेज की जो रूफ है वो कुछ इस तरीके से बनाई जानी चाहिए कि मतलब इन सच एरियाज वो इस तरह बनाई जाए कि वो एज लाइट एज पॉसिबल दूर रहें, सो दैट अगर एक रूफ फॉल करती है अर्थक्वेक के दौरान तो डैमेज जो है वो ज़्यादा ना हो। कबर्ड, शेल्स, इनको आप वॉल पे फिक्स करें सो दैट ये ईजिली फॉल ना करें जब शेकिंग होती है ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक। ग्लास बॉटल्स को हम हाई शेल्स के ऊपर ना प्लेस करें या हैवी ऑब्जेक्ट्स को उनके ऊपर ना प्लेस किया जाए, दे शुड बी प्लेस लो टू द ग्राउंड ओनली। ऑब्जेक्ट्स जैसे कि हैवी मिरर, फोटो फ्रेम, वॉल क्लॉक, वाटर हीटर्स, ये सभी आपको
क्या बहुत ही सिक्योरली माउंट करने चाहिए ऑन द वॉल्स एट सच प्लेसेस इन द हाउस कि ये आपके लोगों के सर के ऊपर ना गिरे जब एक अर्थक्वेक आता है। जितनी भी बिल्डिंग्स हैं, स्पेशली टॉल बिल्डिंग्स, उनमें फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स होना चाहिए इन वर्किंग ऑर्डर। एंड इन केस एक अर्थक्वेक आता है तो हमें कुछ फॉलोइंग प्रिकॉशंस भी लेने चाहिए खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए। ओके, डिपेंडिंग ऑन वेदर यू आर एट होम और आउटडोर्स एट दैट मोमेंट, वो डिपेंड करता है कि आप घर पे हो या बाहर हो। तो सबसे पहले अगर आप घर के अंदर हैं एंड अर्थक्वेक आता है तो क्या क्या प्रोटेक्टिव मेजर्स हो सकते हैं। नंबर 1, आपको एक स्टडी टेबल है किचन काउंटर के अंदर, आप शेल्टर ले सकते हो एंड वहाँ पे आपको तब तक रहना चाहिए जब तक शेकिंग जो है हमारे अर्थ की वो स्टॉप नहीं हो जाती है। आपको अपने हेड को अपने हैंड्स के साथ कवर करना चाहिए। टॉल एंड जो हैवी ऑब्जेक्ट्स हैं उनसे आप दूर रहेंगे, लाइक स्टील अलमीरा, कैबिनेट, बुक रैक, रेफ्रिजरेटर। ओके, सो दैट अगर वो टॉपल करें तो वो आपके ऊपर फॉल ना करे। ओके, ग्लास विंडोज से आपको दूर रहना चाहिए जो कि वाइब्रेशंस की वजह से ब्रेक ऑफ होकर आपके सर के ऊपर गिर सकती है। अगर आप बेड पर हैं तो आपको जस्ट मूव ऑन द बेड टू बी क्लोज टू अ वॉल। आपको अपने बेड को क्या क्लोज टू अ वॉल लेके जाना चाहिए, बट नॉट गेट अप फ्रॉम द बेड। बेड से उठना नहीं चाहिए। ओके, आपको अपने हेड को पिलो से कवर करना है। ठीक है। नाउ इफ यू आर आउटडोर्स व्हेन एन अर्थक्वेक अकर्स देयर, अगर आप घर से बाहर हैं, आउटडोर हैं एंड अर्थक्वेक अकर होता है तो हम क्या कर सकते हैं, आपको क्या एक क्लियर स्पॉट पे जाना चाहिए जो कि बिल्डिंग, ट्रीज या ओवरहेड पावर लाइंस इन सबसे दूर हो, या एंड उसके साथ साथ आप ग्राउंड पे भी बैठ सकते हैं। देन अगर आप कार या बस के अंदर हैं तो आपको उससे बाहर नहीं आना चाहिए। कार और बस जो है वो उसको आप स्लोली ड्राइव करेंगे क्लियर स्पॉट पे जो आपका बिल्डिंग, ट्रीज या ओवरहेड इलेक्ट्रिक वायर से दूर है। ठीक है, चल। So the chapter is completed and I hope you all must have understood it very clearly. Let's meet very soon. Till then, take care and thanks to everybody.